ये इस राज्य का पहला आंदोलनकारी है जो बगैर अनशन तोड़े धरना स्थल छोड़ के भागा। और दो राजनीतिक व्यक्ति चलाते हैं इस आंदोलन को और छात्रों के दिमाग में डाला जाता है ये छात्रों का आंदोलन है। इन्होंने तो आंदोलन बेचा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इनने तो बहुत माल कमा रखा सीएम से इस बार। रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वहाँ क्या कर रहे थे? वो सुबह 5-6 बजे निकल जाते थे, 9-10 बजे आते थे वापस। से किसकी बात कर रहे हैं आप? मिस्टर भूपेंद्र कोरंगा, जो प्रदेश का युवा इतना आक्रोशित है और नारा लगाता है पेपर चोर गद्दी छोड़। तो अचानक मुख्यमंत्री के आने पे बाइकआउट के नारे क्यों नहीं लगे? दूसरा, एक छोटा भाई और कहता है कि हरीश रावत ब्लैकमेलर है, किसी दमुआ ढोंगा आंदोलन में जो है उसने 20 लाख रुपए लिए, ऐसे कुछ कहता है। आज तक का हमने कोई ऐसा आंदोलन नहीं देखा जो पहले दिन ही भूख अनशन में बैठ जाए कोई। वो जब धरने में बैठे तो उनने आधिकारिक तौर पे घोषणा की, लेकिन आपने नहीं की। भूपेंद्र कोरंगा एक तरफ कहते मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब कहते इनको लंच कराया, सीओ साहब कहते इनको लंच कराया। तो मुख्यमंत्री जी ने जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी के कान में क्या कहा था जो रात के अंधेरे में इनके कान में कहने आए थे? अगर मैं अमरण अनशन में नहीं बैठा होता है, मैं धरने में नहीं बैठा होता, पीयूष तो उस दिन रात भर अकेला होता। तो कहीं ना कहीं आंदोलन मुख्यमंत्री जी के इशारे से चल रहा था। हमारे अनशन में बैठने में आपत्ति क्या आई? अगर ये मान रहे थे छात्रों का ही आंदोलन है तो ये दो क्या कर रहे थे वहाँ पर? तो मेरे बदले में पीयूष जोशी और विनोद कांडपाल को अनशन में बैठा दिया जाए। क्या घर की बशियत है क्या? आज टिल डेट भूपेंद्र कोरंगा का अनशन नहीं टूटा है हमारी नज़र में। उसमें एक तो भूपेंद्र कहता है छोटा भाई मेरा कि हरीश रावत मेरे आंदोलन में क्यों बैठ गए। सबसे बड़ी बात तो अभी छोटा है, अभी अनुभव लेने की जरूरत है। आंदोलन किसी की घर की जागीर नहीं होती है। तो छोटे बच्चे हैं, वो माफ़ी मांग ले, हम माफ़ी दे देंगे उसको। वो हमारे छोटे भाई है, कभी सुख दुख में भी अगर प्रॉब्लम आएगी हम खड़े रहेंगे उनके साथ। यानी पुलिस डिसाइड कर रही है इनसे, जो तुम डिसाइड करोगे वही अनशन में बैठेगा, उसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में पेपर लीक का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया। पूरे प्रदेश में हर जगह धरना दिखाई दिए, भूख हड़ताल दिखाई। हल्द्वानी में आपने भूख हड़ताल देखी, लेकिन जैसे ही भूख हड़ताल ख़त्म हुई काफ़ी ज़्यादा जो है सवाल, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर शुरू हो गए। भूख हड़ताल के ख़त्म होते ही जो सिलसिला है वो सबने देखा। तो इसी सिलसिले में पहले हमने भूपेंद्र कोरंगा जी से बात की थी। अब हमारे साथ जो है पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड के जो संस्थापक हरीश रावत जी मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई सवाल जो हैं इनके खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं। तो इन पूरी चीज़ें जो आपके सामने हम क्लियर करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 का। सर, जैसे आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर चल रहा है, कुछ इल्ज़ाम भूपेंद्र कोरंगा जी पे लगे हैं, कुछ इल्ज़ाम आप पे लगे हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि राज्य का आंदोलन है, राज्यवासियों का आंदोलन है और राज्य के हर व्यक्ति को इसमें शामिल होना चाहिए। जहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की बात है, ऐसा तो मुझे उस समय कहीं नहीं दिखा जी। और जब उस आंदोलन से हम बाहर निकले उसके बाद समाज में कुछ बात सुनने में आई जी। और मेरे पास एक वीडियो भी आया जिसमें वीडियो में मेरे विषय में भी उन लोगों ने कुछ कहा जी। तो देखिए, हमने लंबे समय से इस राज्य में हर वर्ग की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार हो, चाहे श्रमिक कानूनों के ऊपर जो आंदोलन है, ये तमाम आंदोलन लड़े हैं। और हमेशा कोई भी आंदोलन होता है उसका हम सहयोगी के रूप में, चाहे बुद्ध पार्क में आंदोलन हो, चाहे किसी और जगह आंदोलन हो, तो हम अपना समय निकाल के ज़रूर जाते हैं। तो इसमें आरोप प्रत्यारोप वाली तो कहीं कहानी नहीं है जी। जैसे शुरू से इस आंदोलन में जो ये धरना हुआ, शुरू से आपको देखा गया, लेकिन लास्ट में जब ये धरना ख़त्म होने पे आया, जब युवाओं की कहीं ना कहीं जीत हुई क्योंकि मुख्यमंत्री झुके, उन्होंने मांग पूरी की, तो उसके बाद जो ये हुआ, जो हमने देखा, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, लगातार आरोप लग रहे हैं। सर क्या हुआ ऐसा? मैं कह तो रहा हूँ आपको, मुझे तो पता ही नहीं था किसने क्या बोला जी। मैं तो जब हमारा अनशन ख़त्म हुआ उसके बाद शाम को जब घर आया तो मेरे पास एक वीडियो क्लिप आई जी, हमने भी देखी हो। वो नियर अबाउट 30 या 35 सेकंड की एक वीडियो क्लिप है। उस वीडियो क्लिप में दो युवा लड़के जो उस धरने का संचालन कर रहे थे, जिनका नाम एक छोटा भाई भूपेंद्र कोरंगा है और दूसरा छोटा भाई पार्षद जो है शैलेंद्र दानू है, वो आपस में लड़ रहे हैं।
और किससे बोल रहे हैं ये भी नहीं पता है कि उनके सामने कौन है। मैं तो अनशन में बैठा था, दूर था। वो आपस में कह रहे कि हरीश रावत अनशन में कैसे बैठ गया, ये हमारा अनशन है। और दूसरा भाई कहता हरीश रावत ब्लैकमेलर है, इसने दमुआ ढूंगा आंदोलन में 30 लाख रुपए खाए हैं या 20 लाख रुपए खाए, ऐसे कुछ वो बातें करते हैं। अब मेरी ये समझ में नहीं आई, युवाओं का आंदोलन, युवाओं के लिए आंदोलन, हम संघर्ष के रूप में, अभिभावक के रूप में अनशन में बैठ गए, तो हमारे अनशन में बैठने में आपत्ति क्या आई? जी, तो सर उनका कहीं ना कहीं कहना है कि वो शुरू से इसको राजनीतिक पॉइंट पे नहीं ले जाना चाहते थे। तो आप जब उस पे बैठे, अनशन पे बैठे, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ये कौन कह रहे हैं आपको? जी, कौन कह रहे हैं? जी, वो खुद कह रहे हैं कि उनका मानना ये था कि इसमें युवा लोग बैठे। नहीं, ये कौन लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक इसको नहीं देखना चाहते थे हम? जी, वही कह रहे हैं। नाम क्या है उनका? भूपेंद्र कोरंगा जी। तो वो तो खुद राजनीतिक व्यक्ति है, अभी चुनाव लड़के आए हैं। उनके सहयोगी जो है विजया कोरंगा ने भारतीय जनता पार्टी को खुलेआम उपाध्यक्ष में वोट किया है, और इन्होंने खुद वीडियो जारी किया है कि हम कपकोट के विकास के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, पहला। दूसरा शैलेंद्र दानू जी, वो छोटा भाई है, वो खुद पार्षद है, राजनीति करके ही पार्षद बने होंगे। तो जब दो लड़के राजनीतिक व्यक्ति उस आंदोलन, एक अनशन में बैठा, एक संचालन कर रहा है, तो हम तो किसी पार्टी से भी नहीं है, हम तो किसी पार्टी से भी नहीं है, हम तो सामाजिक संगठन चलाते हैं, और आप लंबे समय से आप हमें देख भी रहे होंगे। तो हम राजनीतिक कौन है? जी, राजनीति कौन है? जी, इससे तो साफ होता है राजनीति कौन है, आप बताइए ना। जी। और दूसरी बात, अगर छात्रों का आंदोलन था, क्या ये दो छात्र है? ये तो दो छात्र भी नहीं है जी। यदि अगर ये मान लेते छात्रों का ही आंदोलन है, तो छात्रों को जो है अनशन में बैठाना चाहिए था, संचालन भी छात्र के हाथ में होना चाहिए था। तो ये दो क्या कर रहे थे वहां पर? ये दो क्या कर रहे थे जी। दूसरी बात, जब पहले दिन पेपर लीक बाहर आया, तो दूसरे दिन उसके हम सिटी मजिस्ट्रेट के पास ज्ञापन देने आए। बिल्कुल, आप भी आए थे उस दिन। बिल्कुल। उस ज्ञापन देते वक्त आपने हमें भी मौजूद देखा होगा, और हमारी पूरी टीम को मौजूद देखा होगा, हमारी पूरी महिलाओं की विंग पूरी वहां पर थी। तो हम डे 1 से थे, इस बात को आप मानते हैं। तो यदि पहले दिन जब मैं बुद्ध पार्क में गया, मेरे बुद्ध पार्क में जाने के बाद हम रैली के रूप में एसडीएम कोर्ट आए, नहीं तो 1 बजे मैं गया वहाँ, तब तक ये बुद्ध पार्क में ही थे। तो रैली के रूप में हम यहाँ आए और ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद भूपेंद्र कोरंगा जी ने एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कहा 3 दिन का अल्टीमेटम है, आफ्टर 3 डेज जो है हम आगे की अनशन की तैयारी करेंगे, धरने की तैयारी करेंगे। यही हुआ। आफ्टर 3 डेज के बाद जब युवाओं को मोबिलाइज किया गया, तो हम लोगों का बड़ा संघर्ष रहा उसमें। हमारा एक बच्चा है भंडारी, विजय भंडारी, जो हमारे संगठन से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा। एक पवन जाला, वो हमारे संगठन से भी जुड़ा है जी। उन दोनों को मैंने कहा भाई टीम बनाओ, और अपनी टीम बना के सारी लाइब्रेरी जाओ, सारी लाइब्रेरी जाके लोगों को मोबिलाइज करो। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसका एडमिन जो है विजय भंडारी है, उसमें 1000 युवाओं को जोड़ा गया। भूपेंद्र कोरंगा तो युवाओं के बीच में नहीं गया, शैलेंद्र दानू तो युवाओं के बीच में नहीं गया, उनको बच्चों को मोबिलाइज किया, और दूसरे दिन बुद्ध पार्क में सबको बुलाया गया। तो ये जो बच्चे, इनको अप्रिशिएट करते हैं, इन्होंने एक ताकत दिखाई वहाँ पर ताकत दिखाने के बाद बहुत सारे लोग आए, भीड़ आपने पहले दिन देखी होगी। वहाँ पर भूपेंद्र कोरंगा माइक लेके कहते हैं कि हम आज से भूख अनशन में बैठेंगे। आपकी उम्र तो कम दिख रही, फिर भी आप अगर पत्रकार है तो आपने कई आंदोलन जो है कवर किए होंगे। तो आज तक का हमने कोई ऐसा आंदोलन नहीं देखा जो पहले दिन ही भूख अनशन में बैठ जाए कोई। तो पहले दिन ही भूख अनशन का मतलब कहानी कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है। अच्छा। कहानी स्क्रिप्टेड है जी। क्योंकि जब आंदोलन बड़ा चलाना होता है, पहले कई महीनों तक धरना होता है, धरने से काम नहीं बनता है तो क्रमिक अनशन होता है,
दिन रात का। कर्मिक अनशन में बहुत सारे लोग दिन भर भूखे रहते हैं, रोज अलग अलग लोग बैठते रहते हैं, और उसी बीच में सड़कों में आंदोलन होता है, आक्रोश रैलियां होती है। जब बहुत कुछ करने के बाद रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आमरण अनशन होता है। ये लास्ट स्टेज होती है। आमरण अनशन का मतलब समझे आप? आमरण अनशन का मतलब ये होता है आप सरकारी डिपार्टमेंट को यानी पुलिस को रेड कारपेट बिछा के अपने स्टेज पे बुलाना चाहते हैं। हम 2-3 दिन भूखे रहेंगे और पुलिस हमें उठाएगी और अनशन तोड़ देगी। सर हुआ तो यही। तो ये हम जानते हैं ना, हम आंदोलनकारी है जी। भूख अनशन का मतलब है रेड कारपेट, पुलिस के लिए रेड कारपेट बिछाना स्टेज में चढ़ने के लिए। और जब हम कर्मिक अनशन या धरना करते हैं तो कभी पुलिस अंदर नहीं आती है, उनको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि कोई मरना तो जा नहीं रहा है भूख से। तो पहले दिन आमरण अनशन की घोषणा कर देते हैं और कहा जाता मैं बैठूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं बैठेगा। और 2 राजनीतिक व्यक्ति चलाते इस आंदोलन को, और छात्रों के दिमाग में डाला जाता है ये छात्रों का आंदोलन है। वहां पर तमाम राजनीतिक लोग आते हैं, तमाम पार्टियों के। क्यों वहां पर राजनीतिक लोग पार्टियों के आते हैं? अभिभावक बन के, क्योंकि उनके बच्चों का भी रोजगार का सवाल है। मैं कई बार, क्योंकि ये हमें माइक नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, माइक संभाल ले, मैं कई बार इनसे कहता हूँ, पीयूष से कहता हूँ या इन लोगों से कहता हूँ, भूपेंद्र से, भूपेंद्र आप एक बात गलत बोल रहे हो बार बार कि ये छात्रों का आंदोलन है। आप ये मत कहिए, आप ये कहिए छात्रों के लिए आंदोलन है, और इसमें सारे सामाजिक संगठन, सारे राजनीतिक पार्टियां, सारे महिला संगठन, व्यापारिक संगठन, युवा छात्र संगठन, सब लोग आए, तब जाके आंदोलन बड़ा बनेगा। यदि आप ये कहते हैं छात्रों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, तो छात्र कब तक खड़ा रहेगा यहाँ पर? क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग तो इन्वॉल्व हो ही रहे हैं आगे ना किसी ना आप समझिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाएं आंदोलन कर रही है, तो हम क्या छोड़ देंगे उनको? महिलाओं का आंदोलन हो रहा, हम बैठेंगे नहीं धरने में? अभी ज्योति मेरा हत्याकांड आपने देखा, मैं कहता यार महिलाओं के साथ अच्छी तरह मैं क्यों धरने में बैठूं? ये तो महिलाओं का खड़ा तो सबको होना पड़ेगा। देखो एक बारात जब होती है ना, उसमें एक कार्यक्रम होता है महिला संगीत। उस महिला संगीत सिर्फ महिलाओं का होता, कोई नहीं आता है। मगर महिला संगीत कहाँ होता है? बारातों के घर में। और जब अल्टीमेटली बारात होती है तो उस बारात में रिश्तेदार भी होता है, बच्चा भी होता है, घर के सारे लोग होते हैं। बारात में नहीं कह सकते हो तुम, बताओ, मगर महिला संगीत में कह सकते हो तुम। तो क्या वो आंदोलन एक इवेंट था महिला संगीत का जैसा, या वो बारात थी, उससे दूल्हा बन के दुल्हन को लाना था, यानी रिजल्ट लाना था? अब बताइए ना। ठीक है, आंदोलन होता है, ये जो कह रहे थे हम सुनते रहे, क्योंकि बच्चे हैं, आंदोलन कर रहे थे, हम सहयोगी के रूप में रहते। हम लगातार, हमारे संगठन के 20-25 महिलाएं, पुरुष वहाँ पर होते हैं हर रोज। रात को हमारे नगर अध्यक्ष भुवन पांडे जी, फौजी भुवन पांडे जी, हमारे जिलाध्यक्ष फौजी राजेंद्र कांडपाल जी, हमारे उपाध्यक्ष फौजी मदन फरतियाल जी की मैं ड्यूटी स्पेशल सौंपता हूँ कि रात भर आपको यहाँ रहना है। ये बच्चे हैं, इनकी सिक्योरिटी करनी है, क्योंकि कॉलेज के चुनाव चल रहे हैं, अभद्रता हो सकती है, और सत्ता दल बड़ा मजबूत है। हो सकता है कुछ युवाओं को शराब के नशे में यहाँ भेज दे और वो युवा अपने ही सर फोड़ दे, और उन्होंने कहा कि इन्होंने फोड़ा, और पता चला ये आंदोलन करने के बजाय इनको अंदर करते कोई, इसलिए आपको सिक्योरिटी करना है। तो जब रात भर हमारे लोग वहाँ पर सो रहे थे, तो इन्होंने क्यों नहीं कहा भाई तुम्हारा यहाँ लेना देना नहीं है, तुम जाओ, ये हमारा आंदोलन है। आप बताइए, जब बाहर के लोग तमाम, कोई केले ला रहे थे, कोई फ्रूटी ला रहे थे, कोई आलू ला रहा था, कोई सब्जी ला रहा था, कोई आटा ला रहा था, तो उस समय इन्होंने क्यों कहा तुम मत लाओ भाई, ये छात्रों का आंदोलन है? समझ लो। अगले बार जब मैं रात को वहां पर होता हूं, तो अचानक एक दिन सत्ता पक्ष के जिलाध्यक्ष आते वहां, जिनका नाम बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी आते। देखो हमने लगातार आंदोलन किए हैं, आंदोलनों में कभी भी सत्ता पक्ष का व्यक्ति आता है मुख्यमंत्री का संदेश लेके, पूरे लाव लश्कर के साथ दिन में आता है और आंदोलनकारी से कहता मुख्यमंत्री का ये संदेश है, आप अनशन तोड़ दीजिए और आपकी मांगे ये है, हमने मान ली है या हम मान लेंगे। वो अपना प्रस्ताव देता है, ये आंदोलनकारी माने ना माने उन पर डिपेंड करता है। मगर रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वहाँ क्या कर रहे थे? जब मैंने अकेले ऑब्जेक्शन किया, मैंने उनसे कहा भाई तुम न्यूज़पेपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और आंदोलनकारियों को, युवाओं से आप जिहादी कह रहे हैं,
और किस मुंह से यहाँ आ रहे आप? तो मैंने उनका बड़ा विरोध किया और उनको उस पार्क से बाहर भगाया। उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ घर को तो उसके बाद फिर बुला लिया जाता है उनको उसी रात को। फिर वो क्या गुफ्तगू इनसे के साथ करते हैं, क्या इनका चाल चलन रहता है नहीं पता, ठीक है। अगले दिन फिर रात को जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाते हैं, कौन? शंकर कोरंगा जी, दर्जा राज्य मंत्री। अगले दिन रात को वो आते हैं, मैंने उनका भी विरोध किया। भाई क्या मतलब है? मैंने सवाल भी उनसे कहा। सर दिन में तो सत्ता के कोई लोग दिखाई नहीं दिए, लेकिन रात में सत्ता के लोग आ रहे थे। तो ये तो बड़ा सवाल है ना जी। आखिर रात के अंधेरे में सत्ता के लोग क्या करने आ रहे थे आंदोलन में जी। और वो सत्ता के लोग जो मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी थे। जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी ने स्वयं मेरे से कहा वहां पर कि मैं 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मिलकर आया, तो मुख्यमंत्री जी ने जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी के कान में क्या कहा था जो रात के अंधेरे में इनके कान में कहने आए थे? संशय होता है ना जी। जब ये शक मुझे गहराने लगा अगले दिन, क्योंकि मैं 12-1 बजे जाता था आंदोलन में, रात के 12-1 बजे तक रहता था। उसके बाद जब ये सो जाते तो मैं घर को आ जाता था। मगर अगले दिन मैंने क्या किया, चौथे दिन मैं सुबह चला गया। अच्छा। जब मैं सुबह 8 बजे धरना स्थल पे जाता हूँ तो वहाँ पर पीयूष जोशी जो आंदोलनकारी है वो बैठे होते हैं। मैंने पीयूष जोशी से कहा भाई ये बताओ कहाँ हमारे क्रांतिकारी भाई? तो उन्होंने कहा दादा वो तो सुबह 5-6 बजे हर रोज़ चले जाते हैं और 10 बजे आते हैं। मैंने कहा क्या कह रहे हो? LIU SOG सब देखिए भाई, इंटेलिजेंट। उन्होंने कहा क्या देखते, सब जानते हैं। सर किसकी बात कर रहे हैं आप? मिस्टर भूपेंद्र कोरंगा की। अच्छा, वो मतलब 3-4 घंटे गायब रहते थे वहाँ से? वो सुबह 5-6 बजे निकल जाते थे जी, 9-10 बजे आते थे वापस। अच्छा। तो क्या आज तक के इतिहास में आमरण अनशन में बैठा हुआ या भूख अनशन में बैठा हुआ व्यक्ति धरना स्थल छोड़ के चले जाए? ये मैंने कहीं नहीं देखा। जी। जब मैंने पीयूष से कहा पीयूष फ़ोन करो, उन्होंने कहा दादा फ़ोन ही नहीं उठाता है, वो तो फ़ोन उठाता ही नहीं है। क्या बात हो गई? तो जब वो लगभग 10 बजे आया वापस, मैंने कहा क्या भाई यार ये क्या कर रहे हो तुम, कहाँ चले गए? उन्होंने कहा मैं नहाने धोने गया था। मैंने कहा नहाने धोने तो ये डिलक्स यहाँ पर बना हुआ, हमेशा यहाँ पर नहाया जाता है। बोला नहीं यार मैं बाजार जाता हूँ, कुछ भी करूँ, क्या करना यार। मैंने कहा ये तो गलत बात है। तो जैसे इनकी एंट्री होती है, बात करते हैं, साथ में पुलिस को भी लेके आते हैं। सीओ साहब और कोतवाल साहब इनके साथ में आते हैं अच्छा। धरना स्थल पे। और फिर सीओ साहब कोतवाल साहब इनसे कहते हैं भूपेंद्र जी आपके हमने टेस्ट किया, पता चला आपका कीटोन +2 हो गया, कल कीटोन +1 था, आज +2 हो गया, आपको उठना पड़ेगा, आपको स्वास्थ्य लाभ लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी बॉडी डैमेज हो जाएगी, XYZ सब कुछ खराब हो जाएगा। और कोतवाल साहब इनसे कहते हैं कि ऐसा है आप तो उठोगे स्वास्थ्य लाभ लेने के, मगर तुम डिसाइड करोगे तुम्हारे बदले में कौन बैठेगा यहाँ पर। यानी पुलिस डिसाइड कर रही है इनसे कि आप डिसाइड करो कि 2 लोग या 1 लोग जो भी अनशन में बैठना चाहता है तुम डिसाइड करोगे, और जो तुम डिसाइड करोगे वही अनशन में बैठेगा, उसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। तब ये 2 घंटे का समय मांगते हैं उनसे कि 2 घंटे के बाद हम बताएंगे। तो ये उसके बाद माइक लेते हाथ में, कहते देखो मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है, मेरे को यहाँ से उठाया जा सकता है, और जब मेरे को यहाँ से उठाया जाए तो मेरे बदले में पीयूष जोशी और विनोद कांडपाल को अनशन में बैठा दिया जाए। क्या घर की वसीयत है क्या, मेरी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दिया जाए? वो सामाजिक आंदोलन है, जिसकी अंदर संवेदना होगी वो प्रत्येक व्यक्ति बैठेगा। हो सकता है किसी पत्रकार के अंदर संवेदना हो, उन्होंने कहा यार बच्चों का आंदोलन है हमें बैठना चाहिए, वो बैठेगा। हो सकता है कोई अभिभावक वहाँ पर खड़ा हो, उन्होंने कहा यार गलत हो रहा भाई, बच्चे को उठा ले तो हमें बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। जब अब मेरा रिकॉल होता है सारी चीज़ें ना, उस समय तक तो मेरे दिमाग में सारी चीज़ें नहीं थी। जब रात को वीडियो आया उसके बाद रिकॉल हुआ, तब मुझे लगा ये प्लांटेड आंदोलन था, तब मुझे पता चला। तब मैंने कहा भाई यार ये एक बच्चे को इतनी आपाधापी में लेके गए ये, और 2 बच्चे को आंदोलन में फिर से बैठा दिया। इसलिए मैंने ऐलान किया कि भाई मैं भी अभिभावक के तौर पे आमरण अनशन में बैठ रहा हूँ। सर जैसे लेकिन हमारी उनसे बात हुई, उनने आप लोग का आभार भी व्यक्त किया कि आपने शुरू से लेके एंड तक उनका साथ दिया। ये भी मेंशन किया उन्होंने कि आप दिन रात वहाँ पे रह रहे थे, चाहे आप हो या आपके साथ के जितने भी हैं, वो सब मेंशन किया। लेकिन उनका ये कहना था कि जिस समय पे वो 2 लोग जैसे पीयूष जोशी और एक और जिनका अपना विनोद कांडपाल जी,
वो जब धरने पे बैठे तो उनने आधिकारिक तौर पे घोषणा की, लेकिन आपने नहीं की। मैंने तो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे, मैंने तो अपनी घोषणा तब की जब इसको उठा के ले गए, क्योंकि जो पकड़म पकड़ाई में ले गए तो मैंने कहा 2 बच्चे को और बैठा दिया, कल इनको उठा देंगे यार। तो अभिभावक के तौर पे मेरा कर्तव्य बनता, मेरी संवेदना है, इनकी रक्षा के लिए मुझे बैठना चाहिए। तो मैं अनशन में बैठा। अनशन में बैठने के बाद तो वहाँ पर शैलेंद्र दानू थे, तो शैलेंद्र दानू पकड़ा गए। उन्होंने कहा ये आंदोलन में कैसे बैठ गए यार अनशन में। तब उनने छात्रों से कहा कि माइक लो और कहो कि 2 ही लोगों को अनशन में बैठा रखा हमने, कोई और नहीं बैठेगा। अच्छा, ये क्या मतलब है भाई। तो एक छात्र आया, उसने माइक लिया, उसने कहा देखो हमने 2 ही लोगों को ऑथराइज किया धरने में बैठने, अनशन में बैठने के लिए, और कोई अनशन में नहीं बैठेगा। तो मैंने फिर माइक लिया उसके हाथ से, मैंने कहा देखो दोस्तों, ये आंदोलन छात्रों के लिए है, छात्रों का काम पढ़ाई लिखाई करना है, और छात्र अभी 5 तारीख का पेपर होगा फिर देने जाएगा, तो इस आंदोलन को कौन संभालेगा। मैं चाहता हूं इस राज्य का प्रत्येक संवेदनशील संगठन, प्रत्येक माँ बाप इस अनशन का भागीदारी बने। आज मैं बैठा हूं, कल 30 लोग बैठेंगे अभिभावक यहाँ पर, परसों 300 बैठेंगे, और नरसों अगली बार पूरे राज्य के हर अभिभावक बैठे अनशन में, तभी तो न्याय मिलेगा। तब जब मैंने ये घोषणा की, ये बात हुई, तो ये हक पका गए। चलो ठीक है, बैठे थे हम, डिस्कस हो रही थी, लगभग 2-2:30 बजे फिर इन्होंने उन बच्चों को पुश किया। तो पीयूष ने कहा यार दत्ता एक काम करो, ये बच्चे कह रहे तुम अनशन में नहीं बैठोगे। अच्छा। मैंने कहा क्यों। बोला यार ये बच्चे कह रहे यार पता नहीं क्या हो गया इनको, तो एक काम करो, जो कल की आक्रोश रैली है उसकी तैयारी करो। तो मैंने कहा यार देखो बिल्कुल सही कह रहे, आक्रोश रैली की तैयारी तो मैं कर दूंगा यहीं पर बैठ के, क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी हूँ, मैं बच्चा हूँ नहीं। मैंने अगर घोषणा कर दी तो कर दी, और घोषणा अगर मैंने कर दी, मैं अनशन में बैठ के रहूँगा, अब बैठना ही पड़ेगा। और मेरे मोबाइल में, क्योंकि मैं पहले भी आंदोलन करता हूँ, मैं अभी आपको इसलिए मोबाइल उठाया मैंने, मैं इसको दिखाता हूँ। जो तैयारी की बात थी, मैंने कहा देखो जब कोचिंग सेंटरों की अगर बात करोगे, मैंने कहा ये सारे कोचिंग सेंटरों के नंबर मेरे पास है जी। क्योंकि इससे पहले भी हमने आंदोलन किया 2022 में, हम लगातार मोबिलाइज करते हैं यूथ को, ये देख लीजिए जी। तो ये मैसेज इन्होंने भूपेंद्र को पहुंचाया हो तो उठ नहीं रहा है, शायद किया होगा। तब लगभग 2 घंटे के बाद भूपेंद्र जी वापस आते हैं, वो पहले वहाँ पर बैठ के कहते हैं कि मेरी परीक्षण हुआ, मैं स्वस्थ हूँ और मैंने अनशन नहीं तोड़ा है, मैंने कुछ भी खाना नहीं खा रखा है और मैं अनशन जारी रखूँगा। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात होगी भाई, अनशन बढ़ेगा। क्योंकि मेरी चिंता ये थी यार ये अनशन 6 महीने भी बढ़ सकता है, और 20 तारीख को दिवाली है, 15 तारीख के बाद बच्चे अपने अपने घरों को जाने लग जाएंगे, फिर आंदोलन को कौन संभालेगा। तो अभिभावकों को इन्वॉल्व तो करना पड़ेगा, और राज्य के तमाम संगठनों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आंदोलन बढ़ाना है, बड़ा करना है। तो लगभग भूपेंद्र कहता हम बैठेंगे लगातार, वीडियो भी आप देख रहे होंगे। तो उसके बाद लगभग आधे घंटे 15 मिनट के बाद भूपेंद्र अचानक आता, माइक लेता है, बोलता कि ये आंदोलन हमने स्थगित कर दिया है 10 दिन के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने मांग मान ली हमारी, सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं, और कल होने वाली आक्रोश रैली में भी मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं हूँ, और व्यक्तिगत रूप से मैं इस धरने को स्थगित करता हूँ। तब उनका साथी जिसको बिठा के गए थे पीयूष, तो पीयूष ने माइक लिया और उनने कहा देखो भूपेंद्र, ये तुम्हारा व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, ये समाज का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है। तुमने व्यक्तिगत रूप से निर्णय कैसे ले लिया स्थगित करेंगे। तो मीडिया के सामने उनकी तू मैं हो गई, करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। अब पीयूष ने मेरे से पूछा, मैंने कहा भाई मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि डिसीजन कुछ नहीं है। SIT 2021-22 में भी गठित हुई थी। अगर सीबीआई की अगर बात करो, मैं क्या सीबीआई की जांच तो हरीश रावत जी के ऊपर भी चल रही है, मुख्यमंत्री पूर्व। सीबीआई की जांच गणेश जोशी पे नहीं करा पा रहे, सीबीआई की जांच जो है हरक सिंह के ऊपर नहीं करा रहे। ये तो इन्हीं के तोता मैंने है, हमें तो संघर्ष को मजबूत करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद भूपेंद्र जी, शैलेंद्र जी, ये वहाँ से अपना पूरा ताम गाम कुर्सी वगैरह टेंट वेंट पे उधर के जो फ्लैक्स वगैरह सब निकाल के ले जाते हैं, वहाँ पर छोड़ देते हैं खाली। पीयूष इनका दोस्त साथी उसको वहाँ के लिए छोड़ देते हैं। अगर मैं अमरण अनशन में नहीं बैठा होता है, मैं धरने में नहीं बैठा होता, पीयूष तो उस दिन रात भर अकेला होता। और उस दिन इतनी खतरनाक बारिश, मुझे लगता है इतनी बारिश कभी नहीं हुई हल्द्वानी में। रात के 12 बजे से दिन के 10 बजे तक बारिश रही,
और वो पूरा बिस्तर, कपड़े, जूते, मेरे जूते अभी भी तक नहीं सूखे, पूरा भीग गए और रात भर उस अनशन में बैठे रहे। और हमने कहा कि कल कुछ स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट का आंदोलन है। पीयूष ने कहा उनके बीच में हम डिस्कस करेंगे, यदि वो चाहेंगे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए तो बढ़ाएंगे, अगर नहीं चाहे तो नहीं बढ़ाएंगे। तो दूसरे दिन का प्रकरण आपने देखा होगा। दूसरे दिन उसी अनशन स्थल पे पूरी पुलिस फोर्स आ गई। पुलिस फोर्स के आने के बाद हल्ला गुल्ला हुआ। हल्ला गुल्ला होने के बाद भाई मैंने कहा पीयूष मैं तो अनशन को तोड़ूंगा नहीं, मैं शर्तों के आधार पर तोड़ूंगा। सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एसपी साहब या डीएम महोदय आएंगी। जी सर, उस समय भी हमें कहा गया था कि 10 दिन तक जैसे जांच होगी, 10 दिन तक धरना ऐसे ही चलेगा। लेकिन उसके 1-2 घंटे बाद खबर आई कि अनशन जो है खत्म हो चुका है। तो हमने, क्योंकि स्टूडेंट ने भी कहा, लोगों ने कहा कि 10 दिन वेट कर लो, तो फिर हमने एक अपना ज्ञापन दिया, 7 दिन का समय लिया सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से। 7 दिन में हमने कहा हमारी अगर ये जाँच नहीं होती है मैं पुनः इसी धरना स्थल पर। तो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने हमें जूस वूस पिलाया, हमारा अनशन तब तक के लिए स्थगित कर दिया। ये तो आई हमारी बात। अब भूपेंद्र कोरंगा एक तरफ कहते मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब कहते इनको लंच कराया, सीओ साहब कहते इनको लंच कराया, ये कहते मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये इस राज्य का पहला आंदोलनकारी है जो बगैर अनशन तोड़े धरना स्थल छोड़ के भागा। पर सर वो तो कह रहे हैं कि जब मैं शाम को धरना स्थल पर आया उसके बाद मैंने खिचड़ी खाई, क्योंकि जैसा कि आप अच्छी बात कह रहे, जैसे उसके बाद खिचड़ी खाई होगी, घर में खाई होगी ना? नहीं, शायद धरना स्थल की बात कर रहे हैं, किसी युवा की बात कर रहे हैं। धरना स्थल पे ही खाई होगी, मगर क्या आधिकारिक रूप से किसी अधिकारी ने, किसी युवा ने, जो छात्र युवा थे, किसी अभिभावक ने इनका अनशन तोड़ा? पता नहीं, किसी युवा का नाम ले रहे थे। नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा। और सबसे मजे की बात, एक युवा विनोद को जो अनशन में बैठाए थे उनको भी उठा के ले गए और वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं कि मैंने अनशन तोड़ दिया, मैं घर जा रहा हूँ। अरे राज्य के इतना बड़ा अनशन है, तुम मजाक कर रहे हो, इसको मजाक बना दिया तुमने अनशन को। राज्य के आंदोलनकारी क्या सोच रहे होंगे? राज्य को अलग करने के लिए 43 आदतें हुई है, क्या ऐसे आंदोलनों से हुई है? दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगले दिन हम कह रहे हैं अगले दिन हम धरना खत्म कर देंगे, मगर जो लीज सीज हमारा आक्रोश रैली है उसको कंटिन्यू करो। तो अगर वो हो जाती तो इनके ऊपर कौन सा पहाड़ टूट रहा था? अगर ये ब्लेम करते कि हरीश रावत राजनीति कर रहा, हरीश रावत उसको हाईजैक करना चाहता है, तो हरीश रावत को कहता कि कल जो लीज सीज रैली होने वाली थी उतनी होनी चाहिए। क्यों? अगर वो हो जाएगी ये हीरो बन जाएंगे। मैं तो चाहता था ये हीरो बने, पूरे कुमाऊं के हीरो भूपेंद्र और शैलेंद्र बने। अगर दूसरे दिन 5000 10,000 युवाओं के साथ वो रैली हो जाती, यकीन मानिए ये बच्चे हमारे हीरो होते दोनों, हम अभिभावक के तौर पे इनके पीछे ही होते और गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता। तो आखिर गवर्नमेंट के कौन से आदमी ने इनसे कहा कि वो कल की रैली बंद करो? इन्होंने आनंद फानंद में क्यों डिसीजन लिया कि कल की रैली हम नहीं करेंगे? भूपेंद्र क्योंकि उस आंदोलन का मुख्य पिन पॉइंट बना हुआ था, मुख्य चेहरे बने थे, तो भूपेंद्र ने ये क्यों कहा कि कल की रैली में तुम करो ना करो मगर मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं करूंगा? आखिर ये कौन सी सेटिंग थी? और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चौंकाने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। जिस दिन भूपेंद्र जी का आंदोलन यानी अनशन यानी उनको उठाया जाता है, उस दिन सुबह सुबह एक पोस्ट डालते हैं अपने सोशल मीडिया में। वो पोस्ट में एक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और उनके साथ एआई के द्वारा बनाई गई खालिद की फोटो डालते हैं। दूसरी फोटो डालते हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी और हाकम सिंह जी। ऊपर लिखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, राइट? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह जी कह रहे थे अपनी सरकार में रहते हुए कि मुख्यमंत्री जी को युवाओं के हित के लिए सीबीआई जांच करानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कह रहे थे सीबीआई जांच करानी चाहिए। तो भूपेंद्र कोरंगा जी को उन दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए था या डिफेम करना चाहिए था? और भूपेंद्र कोरंगा जी ने अपने फेसबुक वॉल पे मुख्यमंत्री धामी जी और हाकम सिंह की फोटो क्यों नहीं डाली? ये क्यों नहीं लिखा ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन मुख्यमंत्री जी के इशारे से चल रहा था और मुख्यमंत्री जी के इशारे से खत्म हुआ। मगर यहां पर हम क्यों अड़े हुए थे? हमने ये कहा कि ये आंदोलन का जो बैनर है, बैनर में लिखा है कि प्रताड़ित छात्र छात्राएं और अभिभावक
ये बेरोजगार संगठन के बैनर तले आंदोलन नहीं हो रहा है, वो देहरादून में हो रहा था, राइट। दूसरी तरफ ये जब हम इस बात को कह रहे हैं कि ये छात्रों के लिए आंदोलन है, सभी संगठन इसमें शामिल होने चाहिए, तो ये बार बार ये क्यों कह रहे हैं ये छात्रों का आंदोलन है, कोई संगठन शामिल नहीं होने चाहिए? ये बार बार ये क्यों कह रहे हैं छात्र लोग यहाँ पर बैठेंगे, सामाजिक और राजनीतिक लोग सड़कों से बाहर जाएं? ये बार बार क्यों कह रहे थे कि कोई भी छात्र, शिक्षित छात्र है, अनुशासित रूप से इस पार्क के अंदर बैठेंगे, कोई सड़कों पे नहीं जाएंगे? क्या आंदोलन सड़कों के बगैर जाए होता है? अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें सड़कों में जाना पड़ता है, डीएम एसडीएम का घेराव करना पड़ता है, सीएम का घेराव करना पड़ता है। जब सीएम का जो है तोता बनके, सीएम का संदेशवाहक बनके दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा रात को वहां आते हैं, तो गो बैक के नारे क्यों नहीं लगते हैं? उनको वहां से क्यों नहीं भगाया जाता है? जब रात के अंधेरे में बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुख्यमंत्री के संदेशवाहक बन के रात को आते हैं, तो उनके गो बैक के नारे क्यों लगाए जाते हैं? जब मैंने उनका विरोध किया तो मेरा ही विरोध क्यों करते हैं? मतलब आपका कहना है ये जो धरना प्रदर्शन हुआ था इसमें सब मिली भगत थी सत्ता पक्ष की? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परिदृश्य बता रहा है जी। जो मैंने आपको बताया। मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी थोड़ना है, आपको लग नहीं रहा? आप स्वयं बताइए, आपको लग नहीं रहा जो स्टेप टू स्टेप हुआ तो है? सर ये तो कह रहे हैं कि जैसे अभी अगर 10 दिन के अंदर, जैसे 10 दिन का टाइम दिया गया था, 10 दिन में अगर ये जो पेपर कैंसिल होकर दोबारा नहीं होता है तो वो सीएम का घेराव करेंगे, उनके आवास पे जो करना पड़ेगा। सीएम का ही क्या है, जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं सबका घेराव करना पड़ेगा। मगर जो एक दिन के बाद लीज सीज आंदोलन होना था, वो नहीं, जिसमें 5 से 10 हजार स्टूडेंट सड़कों में आने थे, वो कैंसिल करने के पीछे क्या रीजन था? मैं कह तो रहा हूं ये उत्तराखंड राज्य का अकेला आंदोलनकारी है कि जो बगैर अनशन तोड़े। अब वो आप क्या कहते हैं, मेरे को कोई इवेंट करने का शौक नहीं है कि मैं इवेंट करूं, कि मेरे को कोई जूस पिलाए। यार भाई दस्तूर है, वो नियम है, आंदोलनों का नियम है। वो कोई सरकार का नुमाइंदा आएगा जिम्मेदार, चाहे वो मंत्री आए, चाहे एसडीएम साहब आए, चाहे डीएम साहब आए, वो संदेश लेके आएंगे और तुम्हारी मांगों को मानते हुए तुम्हें जूस पिलाएंगे और आधिकारिक रूप से तुम्हारा आंदोलन तोड़ेंगे। और आज भी, आज टिल डेट भूपेंद्र कोरंगा का अनशन नहीं टूटा है हमारी नज़र में, आधिकारिक तौर पे। आधिकारिक तौर पे, हाँ, आधिकारिक तौर पे वो तो अनशन तोड़ के भागा है, धरना स्थल छोड़ के भागा है, और खुद ही नहीं भागा है, एक अपने साथी को साथ लेके भागा जो अनशन में बैठा था, और अपने एक साथी को छोड़ के भागा है वहां पर से। तो इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन, और युवा ठगे महसूस हो रहे इससे। युवाओं को लग रहा है ये तो, अखबार ने दूसरे दिन लिख दिया कि भूपेंद्र कोरंगा, अमर उजाला में पढ़ रहा था कि भूपेंद्र कोरंगा का ये प्रायोजित कार्यक्रम था। अखबार में कटिंग है, हेडिंग है, उसमें लिखा है कि भूपेंद्र कोरंगा ने चुनाव लड़ा है और अपनी सहयोगी को जिला पंचायत बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष को प्रस्तावक बन के खुला समर्थन किया है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है ये, और एजेंट के रूप में युवाओं को ठग रहे हैं। और ये अच्छा हुआ जो वो वीडियो आई शाम को, उस वीडियो में इन्होंने एलिगेशन लगाए मेरे ऊपर कि उसमें एक तो भूपेंद्र कहता है, छोटा भाई मेरा, कि हरीश रावत मेरे आंदोलन में क्यों बैठ गए। सबसे बड़ी बात तो अभी छोटा है, अभी अनुभव लेने की ज़रूरत है। आंदोलन किसी की घर की जागीर नहीं होती है, आंदोलन समाज का होता है, समाज के लिए लड़ना होता है, और समाज की जीत और हार तय होती है उसमें। दूसरा, एक छोटा भाई और कहता है कि हरीश रावत ब्लैकमेलर है, किसी दमुआ ढूंगा आंदोलन में जो है उनने 20 लाख रुपए लिए, ऐसे कुछ कहता है। जी। उसके बावजूद मैं उसको सोशल मीडिया में डालता हूँ, मुझे पता है कि मेरी बेइज्जती हो रही, फिर भी मैं डालता हूँ। मैं इसलिए डालता हूँ, ये बच्चे ऐसा कर क्यों रहे और ये बच्चे इतने आक्रोशित क्यों हुए? वो तो कह रहे हैं इसके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं, और आपने कहा है अगर सबूत पेश कीजिए वरना मैं आपके ऊपर केस करूँगा। डिफेमेशन का केस होगा। बस तो छोटे बच्चे हैं, वो माफी मांग ले, हम माफी दे देंगे उनको। वो हमारे छोटे भाई है, कभी सुख दुख में भी अगर प्रॉब्लम आएगी हम खड़े रहेंगे उनके साथ। मगर जिस तरीके से उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप से कहा कि यार दमुआ ढूंगा आंदोलन तुम्हारी तरह आंदोलन नहीं किया मैंने, 6 महीने आंदोलन किया मैंने, और 47 दिन कर्मिक अनशन में पंचक्की चौराहे पे बैठा हूं मैं, उस समय के सबसे कद्दावर नेता,
माननीय इंदिरा हृदय जी को मजबूर किया हमने। रात को कैबिनेट बिठा के जियो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज उसी जियो नोटिफिकेशन के आधार पे दमुआ ढूंगा के 1.5 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलने जा रहा है। वो हमारी जीत है भाई, वो हमने किया है। मगर ये बताएं कि वो नोट जो 20 लाख रुपए वो किसने दिया, तो शैलेंद्र दानू मेरे को देगा, बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि इन्होंने तो आंदोलन बेचा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इनने तो बहुत माल कमा रखा सीएम से इस बार। भाई सत्ता पक्ष के लोग रात में माल देके आए इनको, और सुबह 6 बजे से कहाँ गायब थे ये, किसकी सेटिंग केटिंग में थे? कुछ तो कांड हुआ है। या तो शैलेंद्र दानू मुझे पैसे दे दे 20 लाख रुपए। भाई एलिगेशन लगा रहे हैं तो दे दे। दूसरी बात, अगर एलिगेशन लगा रहे या छोटे बच्चे आगोश में आके कुछ बोल दिया तो माफ़ी दे देंगे हम, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, आगोश में हो जाता है, एनर्जी है, ताकत है, कह दिया। मगर अगर ऐसा ही बदनाम करते रहेंगे फिर तो भाई डिफेमेशन का केस बनता है, सबूत देने पड़ेंगे, डिफेमेशन का केस बनता है। ये गलत है ये, और बहुत गलत है। और हमने 7 दिन का टाइम दे रखा, आज 3 दिन हो गए। आफ्टर 4-5 डेज के बाद फिर हम आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे और हम चाहेंगे। आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि अब जो कल पेपर होने वाला था परसों, वो भी कैंसिल हो गया है। कैंसिल हो गया। आज अभी हम सर्किट हाउस गए थे, वहाँ पर पूर्व जज माननीय जो है ध्यानी जी आए थे, उनको भी मैंने बात रखी। भाई 2016 में वीडियो का पेपर लीक हो जाता है, 2016 में ही लेक्चरर का पेपर लीक हो जाते हैं, 2018, 19, 20 में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में घोटाले हो जाते हैं, लोग उधर क्या कहते लोकसेवा आयोग और यूपीएससी में घोटाले हो जाते हैं, 2021-22 में एसआईटी बनती है, फिर भी कुछ नहीं होता है। आप कहते हैं नकल विरोधी खतरनाक कानून लेके आए, मगर हाकम सिंह फिर भी बाहर हो जाता है। तो मैं स्पष्ट कह के आया हूँ, क्योंकि युवा, हमने देखा उत्तरकाशी के युवा ने जहर खा लिया, आत्महत्या कर दी, क्योंकि उसकी एज चले गई और पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो ऐसे आने वाले समय में बहुत सारे युवा फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पहाड़ में रोजगार के साधन नहीं है। हमारे पहाड़ के लोग सरकारी रोजगार पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप के लिए वहाँ कुछ है नहीं, सरकारों ने ऐसा कुछ काम किया नहीं है। तो उनको मजबूरी से या तो प्लेन में प्राइवेट नौकरी के लिए जाना पड़ता है, और जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है बच्चा, उसके लिए ऑप्शन नहीं है। ये गड़बड़ हो रही है। और दूसरी बात, एसआईटी गवर्नमेंट ने जांच के लिए गठित की है, और पीछे से कह रहे हैं हम सीबीआई जांच गठित करेंगे। तो फिर सीबीआई जांच गठित करोगे तो एसआईटी का क्या लेना देना? और जो एसआईटी का दिखावा कर रहे हैं, आज हल्द्वानी आए थे, कल पिथौरागढ़ जा रहे हैं, तो ये जांच कर भी लेंगे तो इनका औचित्य क्या रहा अगर सीबीआई जांच करेंगे? तो ये बच्चों को खुश करने के लिए लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। और मैं एक वीडियो भी देख रहा था, पहले ये कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है ना, कोई लीक नहीं हुआ, बाद में ये कहते हैं ये जो विपक्ष के लोग हैं ये फैला रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बाद कहते हैं नहीं, हमें कुछ जानकारी इनपुट मिले हैं कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद कहते हैं हम जांच करेंगे, तब तो 5 साल निकल जाए, सरकार बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में घोटाले भ्रष्टाचार, 2016 में तो कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी पेपर लीक हुआ है, और इस सरकार में भी पेपर लीक हुआ है। और सबसे बड़े मजेदार बात, ये मेरे दिमाग में सवाल और कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है, मुख्यमंत्री धामी जी देहरादून के धरना स्थल पे जाते हैं और बगैर सिक्योरिटी के जाते हैं, अपने संबोधन में कहते हैं मैं इधर को गुजर रहा था, यहाँ आ गया। यही कहते हैं। जो प्रदेश का युवा इतना आक्रोशित है और नारा लगाता है पेपर चोर गद्दी छोड़, तो अचानक मुख्यमंत्री के आने पे बाइकआउट के नारे क्यों नहीं लगे, गो बैक के नारे क्यों नहीं लगे, पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे क्यों नहीं लगे? क्यों संचालक बार बार कह रहा था आप सब शिक्षित हैं, शिक्षित होने का परिचय दीजिए? क्या शिक्षित युवा को बताना पड़ता है तुम शिक्षित हो? तो इससे भी समझ में आ रहा है ये स्क्रिप्टेड था, ये स्क्रिप्टेड था। और भूपेंद्र तो छोटा भाई, और ये इनको अनुभव भी नहीं है, अभी छोटे हैं, मगर इन्होंने एक जल्दीबाजी की है बहुत बड़ी, जरूरत वो प्रेशर में कि आंदोलन छोड़ के भाग जाना, अगले दिन की रैली को ज़बरदस्ती कैंसिल कर देना। अगर ये हो जाती तो मानिए आप, मुख्यमंत्री के ऊपर बड़ा प्रेशर होता। पुलिस उस दिन आपने वीडियो हमको घसीट रही है, कई महिलाओं के कपड़े फटते हैं, तो शैलेंद्र दानू का कोई ऐसा वीडियो दिखा दीजिए जिसमें पुलिस ने उसको धक्का दिया हो, तो कौन सी सांठगांठ थी? शाम को भूपेंद्र कोरंगा आते हैं कि पुलिस का धन्यवाद करते हैं कि पुलिस का धन्यवाद, क्या आपने बढ़िया ड्यूटी दी। क्या शैलेंद्र दानू को या भूपेंद्र कोरंगा को महिलाओं के कपड़े फाटना
युवाओं को गाली देना ये अच्छा लगा? क्या धन्यवाद करना चाहिए था पुलिस डिपार्टमेंट का, या पुलिस के ऊपर आक्रोशित होना चाहिए था कि वो डंडा जा रहे थे अपराध? उस बारे में खैर कोई जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा दिन में जो इतना तनावपूर्ण माहौल था, हाँ। उसके बाद उस बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है, उस बारे में कोई बातचीत ही नहीं हुई है। नहीं, जब ये आए नहीं, जब भूपेंद्र कोरंगा शाम को आए, इन्होंने पुलिस का धन्यवाद कहा। तो पुलिस का धन्यवाद किस लिए कहा? कि हमारे महिलाओं के कपड़े फाड़े, हमारे युवाओं को धक्का मारा, हमारे युवाओं के ऊपर एब्यूज लैंग्वेज यूज की पुलिस ने, बगैर नेम प्लेट के पुलिस यहाँ आई थी, इसलिए धन्यवाद कहा। क्या कहना चाहिए था? कहना चाहिए ना पुलिस वालों ने हमारे ऊपर अभद्रता की है, ये नहीं करना चाहिए था, ये पुलिस का व्यवहार गलत है। तो आपने पुलिस का धन्यवाद क्यों कहा? इसका मतलब सरकार की पुलिस आपकी प्रोटेक्शन में थी, आपके नाटक में पूरा समझ रही थी, तो पूरा एक खेल था, एक गिरोह था, इसलिए ये नाटक किया गया 4 दिन का। अरे यार सीधी सी बात है, दूसरे दिन आक्रोश रैली हो जाता, कौन सा पहाड़ टूट जाता? सर आपका एक ही जवाब है कि आक्रोश रैली होनी चाहिए थी। कौन सा पहाड़ टूट जाता? जी। जो पहले से डिसाइड हो गई थी जी। और इन्हीं का एक साथी, मेरे को अगर बाहर का भी मानते हैं, इन्हीं का एक साथी पीयूष बार बार कह रहा था आक्रोश रैली होनी चाहिए, होनी चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो क्यों नहीं की भाई, है ना? तो ये कुल मिला के ये दोनों बच्चे शैलेंद्र और भूपेंद्र छोटे बच्चे हैं, इनको मैं सलाह दूंगा, इस तरीके के युवाओं के करियर को बेचने का क्रिमिनल माइंड को छोड़ना पड़ेगा। युवाओं को इस बात के लिए नहीं कहना पड़ेगा कि भाई तुम युवा हो, तुम छात्र हो, तुम छात्र हो, खुद से भी पूछना पड़ेगा तुम छात्र हो या नहीं हो। आप 2 लोग छात्र भी नहीं हो, ना तुमने फॉर्म भर रखा है, तुम दोनों राजनीतिक व्यक्ति हो, दोनों उनके बीच में राजनीति कर रहे हो और बाहर वाले लोगों को कह रहे हो राजनीतिक व्यक्ति यहाँ नहीं आना चाहिए। इसका जवाब दे, इसका जवाब दे, क्या आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है? दूसरी बात वो कहता है मैं वो क्या ना बेरोजगार संगठन का कुमाऊं का वो रहा हूँ पहले संयोजक, पर अभी क्या हो वर्तमान में स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष हो। उससे पहले तो तुम कांग्रेस के प्रवक्ता भी रहे, फिर उससे पहले तुम आम आदमी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष भी रहे यूथ का। अगर पुरानी कहानी तो कहीं है ना, फिर तो जिया किसको जाता है? जो वर्तमान है। तो वर्तमान में आप राजनीतिक व्यक्ति थे, वर्तमान में आप स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष थे, वर्तमान में आप बेरोजगार संगठन से त्यागपत्र 2 हफ्ते पहले देके आए थे। तो आप कैसे कह सकते हो यार मैं बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष के होने नाते बैठा था यहाँ पर, मैं एक छात्र के होने के नाते बैठा था। खुद आप छात्र के आंदोलन को आप लीड कर रहे हैं और कह रहे हैं छात्रों का आंदोलन है, तो तुम कौन से छात्र हो भाई? हमने तो अपना बच्चा समझ के ये बात कभी नहीं गई वहाँ पर, उनका चलो लीड कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मगर आज तो खुल के आ रही ना, तो गड़बड़ झाला है, इसको मानिए, और ये गड़बड़ झाला आने वाले समय में भी हम होने नहीं देंगे। ठीक है सर, हमने आपके एलिगेशंस भी सुने, उनके एलिगेशन पे भी सुने, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्पेशली ये समय देने के लिए। तो हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं, हमने भूपेंद्र कोरंगा जी की भी बात सुनाई, हरीश रावत जी की भी बात सुनाई, दोनों के ऊपर एलिगेशन लगे हैं, कुछ आरोप इनके हैं, कुछ आरोप इनके हैं, कुछ आरोप उनके हैं। तो आप लोग इसको डिसाइड कीजिए कि कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि सारी चीज़ आपके सामने, सारे तथ्य आपके सामने। तो इस बातचीत में इतनी, ऐसी बातचीत देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31। धन्यवाद।